इस कहानी की लेखिका है सोनिया सेहनी। आधी रात का समय था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक मुझे किसी की फोन पर जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आया तो देखा मम्मी कान पर फोन लगाकर किसी से बातें कर रही थी। अरे सालू, मुझे तो ना बेहद चिंता होती है अनु के बारे में सोचकर। वो क्या करेगा कॉलेज के बाद, कैसे घर की जिम्मेदारी लेगा। घर में ऐसे ही पैसे को लेकर दिक्कत हो रही है। अगर ये कुछ कर नहीं पाई तो कैसे होगा। अरे सुमन, तू कब से इस बारे में सोच सोच कर पागल हो रही है। तू टेंशन ना ले, तेरा दुख सब दूर हो जाएगा। ठीक है सालू, देख ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना। मैं आ रही हूँ। सुन रही है ना तू? मैं आ रही हूँ। मम्मी, ये किससे बातें कर रही हो इतनी रात को? सालू, आंटी का फोन आया है। वो बेहद रो रही है। कहीं कुछ कर ना ले, मुझे जाना होगा बेटा। मम्मी, सालू आंटी मरसूकी है, वो आपको फोन कैसे कर सकते हैं? होश में आइए। मैं सच कह रही हूँ बेटा, सच में उनका फोन आया था। मैंने गुस्से में फोन उनके हाथ से लेकर रिसीवर के ऊपर रख दिया तो फिर एक बार फिर से फोन की घंटी घनघना उठी। आधी रात को अचानक फोन की घंटी सुनकर मैं कब उठा था। कांपते हाथों से फोन को उठाकर हेलो बोला। दूसरी तरफ से किसी औरत की सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। फोन मेरे होठों से सूद गया और मैं पसीने पसीने होकर जमीन पे बैठ गया। फोन का रिसीवर हवा में लटका हुआ था, फिर भी लगातार फोन की घंटी मुझे सुनाई देने लगी थी। उस रात पहली बार मुझे समझ में आया कि रोए रोए में दर्द महसूस करना क्या होता है। सालू आई थी थोड़ी देर पहले, कह रही थी कि तू भी चल मेरे साथ। देख, तू उस दिन मुझे लेने नहीं आई, अकेला छोड़ दिया था मुझे। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ ले जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा गई। साल 1898 की बात है। हम अपने बंगले नुमा घर में ठाट बाट से रह रहे थे। पापा का बिजनेस खूब हिल रहा था। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मम्मी की एक सहेली थी, सालू आंटी, जो हमारे सामने वाले घर में रहती थी। सालू आंटी अक्सर दोपहर के समय हमारे घर आती और मम्मी के साथ बैठकर घंटों बातें करती थी। मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ता था। उनकी बातें समझने की ना मेरे पास समझ थी ना ही समय, लेकिन इतना समझ में आती थी कि आंटी अक्सर मम्मी से बातें करते हुए रोने लग जाती थी। रात के समय उनके घर से अक्सर झगड़े की आवाज भी सुनाई देती थी। जब उनके घर से रोने, पीटने और झगड़ने की आवाज सुनाई देती तब मम्मी दौड़कर उनके घर पहुंच जाती और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत होने की बाद ही लौट कर आती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रात की बात है। दिसंबर की ठंडी रात थी। मेरी छोटी बहन गुड्डी को तेज बुखार था। बाहर हर तरफ कोहरा साया हुआ था। असंक रात के 12 बजे आंटी की वहां से रोने पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ देर शोर शराबा होने के बाद हमारे घर के लैंडलाइन के घंटी बजे। तब मैंने फोन उठा लिया। अनु बेटा, मम्मी से बात करा। मम्मी तो गुड्डी के पास है आंटी, गुड्डी को तेज बुखार है। फोन पर भी आ नहीं सकती। आंटी की इतना कहने पर मैंने इशारे से मम्मी को फोन पर आने के लिए कहा तो मम्मी ने मुझे इशारे से फोन रखने के लिए कहा। मम्मी की कहे अनुसार मैंने फोन काट दिया। मियाँ बीबी का रोज का हो गया है। कोई कितने दिन तक 20 बसाब करेगा। अब मैं अपने बेटी की तबीयत देखूं या इनकी राख कहानी सुनूं। सुबह सुन लूंगी कौन सी कहीं भाग के जा रही है। मम्मी को कोई अंदाजा नहीं था कि आज सालू आंटी ने उन्हें आखिरी बार फोन की है। कुछ ही देर बाद उनकी घर से सीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और फिर शांत हो गया। उस रात माँ उनके घर नहीं गई। सुबह 5 बजे तक पूरे मोहल्ले में कोहरा मच गया था। ये बात सुनकर मम्मी को गहरा आघात लगा था। वो अक्सर रातों में उठकर बैठ जाती और दरवाजा खुलकर बाहर की तरफ जाने लगती। जब पापा पूछते कि कहाँ जा रही हो तो कहती है कि सालू मुझे बुला रही है, उसके वहाँ झगड़ा हो गई है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे जाने दो। पापा को यही लगता था कि उस रात सालू आंटी को ना बसा पाना मम्मी को पछतावा है, उसे व्यक्त कर रही है। धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगा। पापा का चलता हुआ बिजनेस था पड़ने लगा। अपने बिजनेस को बसाने के लिए पापा ने जो भी कर्ज लिया था वो भी डूब गया।
अब पापा के पास कोई और चारा नहीं था। अंत में पापा ने अपना मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। एक तरफ हमारा मकान जा रहा था तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मम्मी को डिप्रेशन नहीं था, उन्हें वाकई में सालू आंटी दिखाई दे रहा था और इस बात का एहसास मैं खुद कर चुका था। मैं पापा को मम्मी के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन अब सीजे नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उस रोज में पापा को सब कुछ सच बताने का निर्णय लिया। उसी शाम पापा घर आई। पापा के चेहरे में खुशी झलक रही थी। क्या बात है पापा, आज आप बेहद खुश लग रहे हैं। बेटा, रमेश अपना बंगला मुझे आधे दाम में देने के लिए तैयार हो गया है, कहता है। सालू चली गई। अब वो इस घर में रहना नहीं सकता, बस जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना चाहता है। बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। इसी मोहल्ले में हमें सामने वाली घर मिल गई, वो भी आधे दाम में। पापा, हम उस घर में नहीं रहने वाले। पापा, मम्मी को सालू आंटी दिखाई देती है। मम्मी की हालत बिगड़ रही है और आप कह रही हो हम उसी घर में रहने जाएंगे जहाँ उनकी मौत हुई है। वैसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। बहम की बातें हैं ये सब बेटा। और तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है बस। और सबसे बड़ी बात, मैं पैसा दे चुका हूँ, हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा कुछ सुनना नहीं चाहता, इसीलिए 2 दिन बाद हम उस बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उस बंगले में बिताए हुए दिन सबसे मनहूस दिनों में से एक है। मम्मी की हालत पहले से काफी खराब थी। पापा अपने कमरे में सोए हुए थे। मैं और सोती मम्मी के साथ कमरे में सोई थी। अचानक आधी रात गई, हमें किसी की जोर जोर से लाने और रोने सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मार पीट रहा हो। घबराकर मेरी नींद तुर गई। जब मैंने अपने बिस्तर से उठा तो पाया कि बिस्तर पर मेरी सोती बहन और मम्मी दोनों ही नहीं है और पूरे बंगले में अंधेरा साया हुआ है। मैंने टॉर्च उठाया और मम्मी और गुड्डी को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। बेडरूम से बाहर निकलकर जैसे ही हॉल में आया, वो नजारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। गुड्डी के बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब से दरबानी भाव चेहरे पर लेकर गौर गौर से मम्मी की ओर देख रही थी। मम्मी कमरे के कोने में खड़े हुए सिसक रही थी। अचानक गुड्डी अजीब रंग से दीवार पर सर रही थी। मम्मा, ये क्या हुआ गुड्डी को? मम्मा होश में आ। गुड्डी नहीं है वो सालू है। ये क्या कह रही हो? मेरे इतना कहते ही गुड्डी ने अजीब से नजरों से मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। वो भयानक तरीके से उल्टी होकर हाथ और पैरों पर चलते हुए मम्मी के पास आई और उनके कानों के पास आकर फुसफुसाते हुए कहने लगी, चल ना मेरे साथ, नहीं तो मैं गुड्डी को ले जाऊंगी। गुड्डी की बात सुनकर मम्मी शक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी और मैं डर से पूरी तरह कांप रहा था। ये सब शोर शराबा सुनकर शायद पापा की भी आंख खुल गई थी और वो दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। जैसे ही मम्मी को नीचे गिरते हुई देखा, वो दौड़ते हुई घर की मंदिर में गई और वहाँ से कपूर और गंगा जल लेके आई। पापा किसी समय बजरंग बली की बेहद भक्त किया करते थे, इसलिए उन्हें कुछ उपाय पता था। पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कपूर जलाया और गंगाजल को कलश की सारों और 3 बार घुमाकर गुड्डी की ऊपर सिलक दिया। उसके बाद उन्होंने उस जल को घर के सारों और सिलक दिए और हॉल में वो कपूर जलता हुआ छोड़ दिया। पापा को उस उपाय को करने के कारण गुड्डी की ऊपर से सालू आंटी की आत्मा चली गई थी। गलती हुए मुझसे, जो मैंने तुम लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और तुम सब लोगों की जीवन मुश्किल में फंसा दिया। अगर इस घर में ज्यादा दिन रहे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ये प्रेत आत्मा बेहद शक्तिशाली होती है बेटा। मैं अपने उपाय से कुछ दिन तो रोक सकता हूँ, लेकिन ये उपाय ज्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे। लेकिन पापा, वो बार बार मम्मी को अपने साथ ले जाने की बात करता है। कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं जाएगा। बेटा, मैं किसी ओझा से उपाय करता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अगली दिन पापा एक ओझा के पास गए और ताबीज बनाकर गुड्डी और मम्मी को पहना दिया। अगले कुछ दिन बेहद शांति से बीत गई। एक दिन रात के समय मैंने फिर से किसकी रोने की आवाज सुनी। मैं उठकर बैठा और भागते हुई मम्मी की कमरे में पहुंच गया। उस समय पापा घर में नहीं थे। मम्मी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर लाल रंग से कुछ लिख रही थी। मैं मम्मी की नजदीक पहुंचा तो देखा उनकी हाथ की नस कटी हुई थी
और वो अपने खून से लिख रही थी। काश तुमने उस दिन मुझसे बात कर ली होती तो मैं जिंदा होती। मैंने आईने की ओर ध्यान से देखा तो मुझे सालू आंटी का भयानक सफेद पड़ा हुआ चेहरा दिखाई पड़ा। मेरा दिमाग अब सुन्न हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय मैं क्या करूं। मैं मम्मी कहकर जोर जोर से रो रहा था। इससे पहले कि मैं मम्मी को बसाने के लिए कुछ कर पाता, मुझे गुड्डी की चिल्लाने के आवाज सुनाई दी। भैया भैया मुझे बसाओ भैया, मैं मरना नहीं सहता। मैं दौड़ते हुए गुड्डी की कमरे में गया। गुड्डी कमरे की बेलकोनी में लगी हुई रेलिंग की ऊपर खड़ी थी और उसका एक पैर हवा में था। मैंने चिल्लाया, गुड्डी गुड्डी तुम वहाँ क्या कर रही हो? निसे आओ बेटा। नहीं, निसे नहीं कूदना। मैं गुड्डी की सामने ये गिरा रहा था। गुड्डी को पकड़कर निसे उतारने के लिए मैं गुड्डी की ओर नजदीक गया। जैसे ही मैं उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने देखा वहाँ तो कुछ था ही नहीं। मैंने चिल्लाया, गुड्डी गुड्डी तुम कहाँ गया बेटा? रात के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नजर आ रहा था। मैं वापस कमरे में आया तो देखा गुड्डी अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। मैं भागते हुए वापस मम्मी की कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मां जमीन पर मरी पड़ी थी और फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये बात केवल मैं जानता था। उस रात मां हमें छोड़कर चली गई। गुड्डी को गोद में लेकर मैं उसी समय वहां से निकलकर बाहर की तरफ आई। पापा उस रात हम सबको अकेली छोड़कर जाने की अपराध में मौत से बाहर नहीं आ पाई और गहरे डिप्रेशन में चली गई। उस काली रात ने हमारी पूरी परिवार को तबाह कर दिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।